दोस्तों, इस वक्त हम अगर देखें साउथ एशिया में, एशिया के इस पार्ट में रशिया से लेके नीचे श्रीलंका तक, और इधर आप देख लें अफगानिस्तान, सऊदी अरब से लेके बर्मा तक, तो शायद एक ही स्टेबल कंट्री नजर आता है, दैट इज इंडिया। बाकी सब जगह मसले चल रहे हैं। India is still rising. First of all, Modi took office, and first he went to Japan, China, and Brazil. No prime minister had ever gone to foreign countries in his first 3 weeks in office. And he announced a few weeks later a new foreign policy for India. It was that India would no longer just be a balancing factor in global diplomacy, it would be a promoter of initiatives in global diplomacy. डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट या जहाँ जो सर्कल्स है जो बात हो रही है, पहली प्रॉब्लम है आरजू जी कि भाई जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए आजकल कई सारी वॉर चल रही है, ठीक है। वो रशिया यूक्रेन वाली चल रही है, उसके अलावा इजराइल हमास भी आप काउंट कर सकते हो। उसके अलावा भी कहीं ना कहीं जगहों पर कू होते रहते हैं, जैसे पिछले दिनों नाइजीरिया में हुआ था। अब कई सारी कंट्रीज़ दुनिया के अंदर ऐसी है जो आप चुनिंदा कंट्रीज़ हैं, वो स्टेबल काउंट कर सकते हो, खास करके यूरोप और अमेरिका के अंदर। लेकिन अगर ये आप नीचे एशिया वाला अगर आप सिचुएशन देखो, ठीक है, या फिर आप ग्लोबल साउथ में काउंट करो, तो एक ही ऐसा कंट्री मिलेगा जिसको मतलब कि वीक करने की बहुत ट्राई की गई, चाहे वो जॉर्ज सोरोस के बाद उसके प्रयत्न हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे फ्रांस और यूके की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट दी गई हो इंडिया की तरफ, मतलब उसके विरोध में, हमारे विरोध में। लेकिन फिर भी इंडिया की डेमोक्रेसी भी यहाँ पर स्ट्रांग है, इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो भी बहुत स्ट्रांग है और होता जा रहा है। और उसके अलावा ये सारे जो लोग जो पहले इंडिया को मतलब दबा दिया करते थे, प्रेशर में लाया करते थे, अब पिछले 10 सालों से दिक्कत ये हो रही है कि उनकी ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब उस टाइप की प्रेशर में इंडिया आ नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो अगर आप ग्लोबल साउथ काउंट करो, एशिया काउंट करो, तो उसमें एक ही ऐसा कंट्री है जो स्ट्रांगली उभर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। दुनिया के ये सारे मुल्क हैं जिन्होंने 15 से 31 मार्च 15 दिनों में अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भारत को भेजे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीक, रशिया, चाइना, ओमान, श्रीलंका, जापान, मतलब बेशुमार मुल्क, इन सब ने मैक्सिको, भारत में अपने मिनिस्टर्स भेजे हैं। यह है इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ भारत। ये अमेरिका का एक्स एम्बेसडर बता रहा है कि मोदी जी क्या हैं। रशिया के इन्वेजन के बाद जापान ने भारत को $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। बात करें इससे आगे बढ़कर श्रीलंका की, तो आजकल वहाँ पे जो सिचुएशन है आपको भी मालूम है, और काफी उसको सीरियसली लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने श्रीलंका को $1.4 बिलियन दिए, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया, अब भी दवाई भेजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मदद कर रहे हैं आज के डेट में भी। पर और वहां उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक और काम कर लिया। उन्होंने वहां पे एक और काम जो कर लिया कि जो ये राजपक्षे वगैरह थे, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंडिया और चाइना में रेस लगा दी, पैसे कौन ज्यादा देगा, आप देंगे। चाइना से बेतहाशा पैसा लेते रहे, देने की उनकी हैसियत थी नहीं। और आज हालत यह है अर्जू जी, स्ट्रीट लाइटें 5-5 घंटे दिन में बंद है, लाइट कट 7-8 घंटे, कचरा उठ नहीं रहा बिकॉज कचरे उठाने की जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल नहीं है, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे बिकॉज लिखने का पेपर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। श्रीलंका में सरकार के ऊपर, श्रीलंका कंट्री के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और ये इतने से कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। और उसमें सबसे बुरा जो किरदार अदा किया ना, वो चाइना का है। चाइना का यही होता है कि चाइना पैसे देता है खुल के, और कंडीशंस इतनी टाइट रखता है कि एक ना एक दिन फिर उस कंट्री ने तबाह होना होता है।
अब जब पैसों का अंबार आना शुरू होता है तो खर्चे भी बढ़ा देती है सरकारें, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे कीनिया में हुआ, जैसे मालदीव्स में हुआ। मालदीव्स को भी भारत ने जाके बचाया था। ऐसे जहाँ जहाँ चाइना जाता है यही करता है, फिर वो कंट्री उसकी शिकंजे में आ जाती है। अब श्रीलंका बिल्कुल तबाह हो गया, बैंकरप्ट हो गया, वहाँ की हालत ख़राब है, वहाँ पे बिल्कुल वेनेजुएला जैसी सूरत हाल है। मिनिस्टर सारे, कैबिनेट पूरी रिजाइन कर चुकी है, लोगों का हाल ख़राब है। ऐसे में सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है सरकार ने, कर्फ्यू लगा दिया है, और श्रीलंका एक बिल्कुल ही तबाह होने के किनारे पे आ गया है। ऐसे में भारत बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। कुछ महीनों पहले भारत ने शुरू की थी मदद, जब $900 मिलियन की मदद की, कर्जा दिया था श्रीलंकन सरकार को, फिर डिफॉल्ट पेमेंट पे काफ़ी चीज़ें भी दी थी, और बड़ी कोशिश कर रहा है भारत के श्रीलंका को किसी तरह स्टेबल कर दे। भारत इज़ नॉट लाइक चाइना के ऐसे मौके पे अपना कोशिश करे कि उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले। वो भारत ऑनेस्टली श्रीलंका को बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का केस दूसरा है। पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी को सबसे ज़्यादा डर अगर है तो वो यही है कि यार इस सारे क्राइसिस में इस वक्त आसान है भारत मिनटों में पीओके गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर ले। जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर नहीं। बाउंड्री नियाजी साहब खुद कह रहे हैं 40,000 टेररिस्ट यहाँ है। ये मिस्टर इमरान खान नियाजी कह रहे हैं, सुमित पीर नहीं कह रहा है। और ये कुछ नॉन अननोन जोड़ लीजिए, जो 50,000 निहायती शरीफ नागरिक पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और अभी ये जो पावर वैक्यूम बना है, जो क्राइसिस बना है, द क्वेश्चन इज हाउ सेफ इज पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। और अगर कुछ गड़बड़ अभी हो गई, बात किससे करे आरजू आजमी को छोड़ने के बाद, तो छोड़। आपने देखा होगा हमने एज इंडिया करीब 500 प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया कंप्लीट किए, मैक्सिमम अफगानिस्तान में थे। पर आरजू जी, आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी कि इंडिया डेट ट्रैप। आपको कोई कंट्री ऐसी मिले जिसने बोला भाई इंडिया ने मैं डेट ट्रैप में फंसा। हमने भी दुनिया की मदद की। दुनिया में आज 50 कंट्रियां आरजू जी ऐसी है जो चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है। 50 इज 1/4 ऑफ द टोटल कंट्रीज। ये बहुत खतरनाक और डरावना नंबर है। अभी पीछे मोजाम्बिक में क्या हुआ, उनके पास एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाइनीज से $200 मिलियन लिए, कब्जा कर लिया जी एयरपोर्ट पे। $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिल जाए एयरपोर्ट की, 1 साल पे लीज पे। एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हबनटोटा पोर्ट। उन्होंने श्रीलंकन से ले लिया 99 साल में। ग्वादर की वर्जन है इसमें इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस मैंने देखा है अमेरिका में और बड़ी सारी जगहों पे बड़ा मुस्बत काम कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग इन अमेरिकन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग। इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय। इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज़्यादा डिग्रीज होती हैं, वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज़्यादा डिग्रीज भी हमारी होती हैं यूएस में, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा मीडियन इनकम हमारा है, even more than the whites. तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज़्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह। तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट? वो जहां आपने ये बात की कि अगर मिसाइल गिरता है तो उनकी वो नहीं आती, उनकी तवज्जो क्योंकि सारी इस तरफ है और कुछ वो देख ही नहीं रहे। तो उसी में हमने ये देखा कि जो चाइना है उसके ताल्लुकात भारत के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये आगाज है? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अफगानिस्तान गए और उसके बाद वो इंडिया गए। उन्होंने नेपाल भी जाना है, लेकिन इंडिया का दौरा यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये तो उन्होंने खुद कह के किया है। देखें, इसमें खान साहब, मैं खैर जब कंपैरिजन खान साहब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें, आप बांग्लादेश से भी आपका कोई मॉरल वैल्यू नहीं बनती आपकी कि आप बांग्लादेश भी आपसे आगे जा चुका है, आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर खान साहब तो खैर ब्लंडर, खान साहब इकोनॉमिकली इंडिया और अमेरिका के कैसे ताल्लुकात है और किन जगह पे कोऑपरेशन है, क्योंकि आपने इस फील्ड को बड़ा ट्रैक करती हैं, जो अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी है उनके इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को आप आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर रहा है, आपने रिसर्च बड़ी की है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे
जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो किन जगहों पे ज्यादा काम हुआ है और किस तरह का इकोनॉमिक पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों का? देखिए, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं अभी। जैसे आप कोविड में भी देखिए तो ट्रेड जो है वो सॉलिड रहा है, एंड सर्विसेज ट्रेड जो एसेंशियली है विद इन ट्रेड भी मर्चेंडाइज से ज्यादा वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको पता होगा जो आईटी कंपनीज भी, इंडियन आईटी कंपनीज यहाँ पे हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टीसीएस इनफैक्ट सबसे ज्यादा H1Bs देती है यूएस में, एंड यूएस कंपनीज भी इंडिया में अबाउट 2000 है, and they are looking for, because it's easier to operate in India, they're looking for good skilled workers. They are doing their own skilling programs there, they're recruiting heavily. तो ट्रेड है और सर्विसेज ट्रेड हमारा क्रक्स बनता है उसमें। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमें कहते हैं वो भी सही रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो मुआशी तौर पर, आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। ये तो पहला फंडामेंटल चीज ये है। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर, मांगने वाले को। और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है। अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था, वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। अब जब दोनों कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो, जिनकी इकोनॉमीज अच्छी हो, वो एक दूसरे के उनको वो समझते हैं हम एक दूसरे की जरूरत है। आपने उसको एज ए ब्लैकमेल किया, आपने चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जी आपका हमारा दुश्मन और आपका दुश्मन और इसलिए चलें जी मिलकर करें, लेकिन वो आपकी हद तक वो नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है भारत के लिए क्लाइंट है, वो उसको खराब नहीं कर सकते। आप समझते थे कि आप उनके दुश्मनी का आप फायदा उठाएंगे, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी देखने, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपकी रीसेंट 2 ब्लंडर आपकी फॉरेन पॉलिसी की। एक ईरान का और अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर OIC में ना आना, और उसके बाद OIC की मीटिंग से पहले दुबई और सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन कश्मीर में जाना, ये दूसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर ये आपने जो बताया है कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ही हैज गॉन टू इंडिया, उसकी वजह ये है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लीडर हैं। वो इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विस को, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन पॉलिसी को वो नहीं चला सकते। चाइना का ही देख लिया स्टैंड ऑफ में, जब हुआ था ये स्टैंड ऑफ का जब पीक था, तब इंडिया को तुरंत चाहिए थे कोल्ड गेयर इक्विपमेंट, ड्रोन्स और ये सब। तो यूएस ने एक बहुत अच्छे दोस्त के खातिर बिना कोई सवाल पूछे ये बोले कि भैया नहीं हम दे रहे हैं तो ये करना वो करना, उनने बस भेज दिया। तो ये भी एक दोस्ती है कि जब उन्होंने जाना था तो उन्होंने यहाँ पर जब OIC थी तो कश्मीर के हवाले से बात की, तो उसके ऊपर इंडिया ने उनको कंडेम किया और उनको, हालांकि उन्होंने पहले कह चुके थे कि उन्होंने उस तरफ जाना था, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने उनकी जो थी, उन्होंने कहा ठीक है आना होगा, आएंगे, अपने उस पे आ रहे हैं। ये बात आपने सही की कि अपने पैरों पे जो खड़ा हो वो तो फिर इसी तरह करता है। लेकिन सर मैं आपसे इसके अलावा एक आखिरी बात ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो शहरियार अफरीदी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, इतना ही गलत बयान ये है, जिस तरह आपने कहा कि उस तरफ के जो लोग होते हैं वहां पे खड़े होकर ऐसा बयान देने का मतलब है कि आप तो ये खुद कुछ बना रहे हैं। तो इमरान खान साहब इस पे कोई बयान नहीं देंगे, उनको कंडेम नहीं करेंगे, उनको कहेंगे नहीं कि ये क्या तुमने ये बकवास मारी है, ये क्या बात की आपने? मैं कहता हूं तो सर इस्लामोफोबिया का झंडा उठा के खड़े हैं ना, उनको नहीं पता कि ये इस्लामोफोबिया है। देखें, मुझे जब इनके एक एडवाइजर ने रमेश कुमार की जब उनको गलत अल्फाज से इन्होंने नेशनल टीवी पे बोले थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये लीडरशिप का मुजाहरा करें और उसको कहें कि आई एम सॉरी, या वो खुद कहे कि मैं आई एम सॉरी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मैं वहां से दिल बर्दाश्ता था। इसके बाद ये दूसरे फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा है। शहरियार अफरीदी ने कहा, ये तीसरा ब्लंडर है इंटरनेशनल लेवल का जो उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, फिर उन्होंने फ्रांस में जाके किया था, और आज फिर उन्होंने ये किया। उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है, लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है,
और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स, मैं जो कह रहा हूं आपको, मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा, मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया कि दिस इज गुड। उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें। अफगानी आपके साथ है ना अमेरिकन आपके साथ है, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो, लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर रिगार्डलेस whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे, ठीक है सर, तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा और हम हाथ भी मिलाएंगे चाइना से और एक हाथ तलवार पे भी होगा, तो दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए। और श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, हम पहुंच गए वहाँ, 3 महीने रह गए वहाँ पहुंचने में, हम इससे ज़्यादा नहीं है टाइम हमारे पास। और रिजर्व्स आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है आप इंपोर्ट करने के लिए, आपको खाने के लिए गंदम इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर कमर चिमा एक इवेंट के बारे में बात कर रहा है कि भाई जब मैं और बाजवा जो बैठे थे, उनके जो पुराने आर्मी चीफ थे वो बैठे थे, तो उन्होंने एक चीज़ पूछी कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने में, ट्रेड सुधारने में क्या हमारी भलाई है, तो कि हाँ हमारी भलाई है तो सुधारो। अरे भाई, वो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो ये आम बच्चा भी समझ सकता है यहाँ पर कि जब ट्रेड होगा तभी मतलब कि यहाँ पर रोज़गार क्रिएट होंगे, तभी पैसा आएगा, तभी फॉरेन एक्सचेंज मनी आएगा और तब जाकर आपकी ग्रोथ होगी। वो पैसा आएगा तो आप इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी वो पैसा लगा सकते हो, या फिर कहे कि जो भी ग्रोथ रिफॉर्म्स जो भी करना है। लेकिन अगर इतनी छोटी बात समझने से पहले आपको अपना रिलीजन सबसे पहले रखना है तो फिर वो कैसे हो पाएगा। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये बात छूट ही नहीं रही है, क्योंकि जब कोई ग्रोथ की बात करता है ना कोई ग्रुप ऐसा आ जाता है जो कि कहता है कि नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन हम नहीं सुधारेंगे, हमारा मतलब फिर वो रिलीजियस रीजंस आगे बढ़ा देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया। और ये मैंने खुद सुना है, लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स, मैं जो कह रहा हूं आपको, मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा, मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया कि दिस इज गुड। उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट। आपके साथ है ना अमेरिकन आपके साथ है, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो, लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर रिगार्डलेस whoever is sitting on the steering। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी शुरू किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज की जाए और कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल की बात शुरू की जाए। जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर 100 साल ना करें बात आप। और दूसरा, बात ना करने में से गेन किसने क्या किया है, लूज किसने क्या किया है, गेन किसने क्या किया। तो इसमें इस चीज को तो तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग। और जो भी हो, चाहे मोदी साहब हो चाहे कोई हो, यहाँ पे नवाज शरीफ हो, नवाज महीने लड़ाई झगड़े और चलेंगे, गाली गलौच होगा, मैशत और बिल्कुल रॉक बॉटम हो जाएगी, रिजर्व्स आपके खत्म हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बैन हो जाएगी, IMF आएगा नहीं, दुनिया ये तमाशा देख रही होगी। और उस वक्त इलेक्शन में फिर वायलेंस भी होगा, तशद्दुद होगा, जिस किस्म के जितने पैशंस अभी हो गए, गुस्सा जितना है दोनों साइड्स के अंदर, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे। तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे उस वक्त तो अभी कर लें, अगर लड़ाई झगड़े करनी है तो अभी कर लें, रोक लें इनको अगर रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सकते तो इलेक्शन में जाएं, वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर किसी न किसी स्टेज पे इंटरवेंशन होनी पड़ेगी ना। तो वो अगर इंटरवेंशन हुई तो फिर सबको ही वो उठा के ले जाएंगे वो, तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा। तो खान साहब ये नहीं सोच रहे, इमरान खान ये कह रहा है कि मैंने अगर घर के मालिक मुझे आप नहीं बनाते तो मैंने घर को आग लगा देनी है, और घर के अंदर आप भी हैं और हम भी हैं और सारे ही लगे जाएंगे ऐसी। और श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, हम पहुंच गए वहाँ, 3 महीने रह गए वहाँ पहुँचने में, हम इससे ज़्यादा नहीं है टाइम हमारे पास। और रिजर्व्स आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है आप इंपोर्ट करने के लिए, आपको खाने के लिए गंदम इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये होगा क्या फिर। तो इसलिए
खान साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके साथ सिर्फ मुल्क का ही नुकसान है, बाकी सियासी जमातों का नुकसान हो या ना हो, इनका आपस में जो भी है, मगर मुल्क कि इसमें विनर कौन होगा इस बात में? इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान लूज करेगी, कर रही है बल्कि। और वही जो आप चाइना के साथ बात की है, अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और उनको ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं को की। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो भारत उनकी पूरी एक स्टेट कब्जा करके बैठा है, वो उसके कुछ नहीं उससे कुछ कर पा रहे। एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में, तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। वो अब डॉलर आपने 26 करोड़ तो खा लिया आपने उनका, वो बेचारे तंग बैठे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पछता रहे हैं। वो मेरे अक्सर दोस्त मुझे यह कहते थे, ओए तेनू ये नहीं पता है पंजाबी ना वो करनगे चाइना हाथ ला लग वेखणगे। अब वो कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, वो परेशान है। अब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें तरले करेंगे उनको, जिस तरह आपने बताया कि वो अपनी आर्मी को लेके अपनी सिक्योरिटी भी साथ ही लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट करेंगे। ये किस तरह के रिलेशनशिप है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट है? एम्बैरसिंग है ये सारी चीजें। मैं कहां से शुरू कहां से खत्म करूं? मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं खुद। लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं, कौमियत का कॉन्सेप्ट कोई नहीं। वो चाहिए सबसे पहले, चाहे इंपोर्ट करनी हो तो वो भी करें। पाकिस्तान का बचने का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि नेशनलिज्म, पाकिस्तान फर्स्ट। उसी बात पे आप सोचेंगे तो चाइना के साथ भी आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, आपके भारत के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे। आप ट्रेड भी करेंगे, आप डायलॉग। ये क्यों बैलेंस कर पा रहा है? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह यह है कि आपने सारे अंडे चाइना के बास्केट में नहीं डाले। आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ये असल दर हकीकत ये है कि ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। जब उन्होंने इस रीजन में अफगानिस्तान से जब वो निकले, एक पैसा आना वहां से बंद हुआ, आपकी एक जरूरत थी कि आपको कोई दूसरी गाय मिले, आप वहां से पैसे निकले। तो आपने जिस तरीके से उनका 26 बिलियन डॉलर आपका सीपैक के चक्कर में आपने जब हजम कर गए हैं, और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहां मर रहे हैं, तो फिर वो अपसेट होंगे। बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं। अभी वहां पे जो श्रीलंका का प्रॉब्लम है, ये एक फैमिली की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। चाहे आपने करप्शन करा, चाहे आपने अपने भाई को प्रेसिडेंट लगाया, चाचा को प्राइम मिनिस्टर लगाया, मामा को कुछ लगाया, ताया को कुछ लगाया, ये एक फैमिली एंटरप्राइज रन कर रही है श्रीलंका। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज लोन्स हैं उनके, जो कि जैसे हनुमानटोटा पोर्ट का हमने एग्जांपल देखा ही है, मेरा यह मानना है कि इंडिया हेल्प करे, श्रीलंका की जरूर हेल्प करे, पैसे से हेल्प करे। ग्लोबल आइसोलेशन है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू को लेकर के, कि जिन ममालिक से हम नॉर्मली जाके पैसे कश्मीर पे बात करते थे, आज हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तारड़ साहब, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा। और ये जो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई, और मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि भारत खासकर इस वक्त ट्रेड में जिस तरह कई आईटी की टेक्नोलॉजी में काफी आ चुका है आगे, मेडिसिन में उन पे ऑलमोस्ट मोनोपोली है। पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, वर्सेस के आप बिल्कुल एक घटी पिटी चीजें लेकर 21st सेंचुरी में भी आप उसको एक तनकीद या फिर उसको एक आप नफरतों का दौर मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए, तभी आसूदगी शुरू होती है। लेकिन आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग विद इंडिया, आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग ऑन कश्मीर इशू, और मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर बोथ कंट्रीज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साहब आपसे इस बात पे सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है
कि पाकिस्तान ये आया है जी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रेड पे बात करना चाह रहा है, एक पॉइंट हो गया। एक तो ये बताइएगा हमें कि कितनी को इस हवाले से ये कोई ऑप्शंस हैं? 2-2.5 साल से इमरान खान साहब ने बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? जहां आई एम स्पीकिंग लॉजिकली, नॉट एज एन इंडियन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग न्यूट्रली। इस बार देखिए, आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारर साहब ने बोला ना अभी में मैंने देखी कि टर्की इज गोइंग टू इंपोर्ट 50,000 टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। अब देखें, टर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त ये वो, लेकिन वो वीट तो इंडिया से ले रहे हैं बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इंडिया एक कामयाब इकॉनमी है, दुनिया की कोई कहता है थर्ड, कोई कहता है आगे चल के नंबर 2 इकॉनमी हो जाएगी। पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में होता है, और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ है इंडिया के साथ ट्रेड रोक के। देखें, जाते ही और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। मैंने आपको ये कुछ टाइम पहले से बताया था कि भारत की बालादस्ती खित्ते में कबूल करने का असूली फैसला कर लिया गया है, अकड़ निकल गई है। बिलाखिर पाकिस्तान झुक गया है जब इमरान खान गया और शहबाज शरीफ आया है। ये वो डॉक्ट्रिन है जिस पर अमल करने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया है, नून लीग की हुकूमत को लाया। इमरान खान का ये सफ़र ओए बाजवा से ओए मोदी तक का सफ़र था, जो उन्होंने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए किया, अपने आप पर पाबंदी ना लगवाने के लिए किया। उन्होंने जो हाथ में ये जूते पॉलिश करने की डबिया पकड़ी है और ब्रश, तो वो इसीलिए पकड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि वो सियासत से बाहर ना हो जाएं और कहीं उनके ऊपर पाबंदियां ना लग जाएं और उनको फिर पता। नमस्कार दोस्तों, टर्की आने वाले दिनों में 50,000 टन वीट जो है ना वो ऑर्डर करने वाला है। जी हाँ, अब ये वही टर्की है जो कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहा था, चाहे वो यूएन हो चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो। कश्मीर के इश्यू को उसने अनकंडीशनली सपोर्ट किया था, और सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, ना ही उसने इंडिया के साथ कोई डिस्कस किया। और ऐसा भी नहीं था कि भाई टर्की को पाकिस्तान से कोई बेनिफिट होने वाला था, या फिर टर्की कोई बड़ा ऑर्डर देने वाला था जो भी हथियार शायद टर्की बनाता हो। ऐसा भी नहीं था कि उससे कोई बड़ी ट्रेड होने वाली हो। लेकिन बस वही मुस्लिम उम्मा वाली बात। हाँ, एक यहाँ पर उसको लालच चाहिए थी कि वो पाकिस्तान के साथ अगर कोई ग्रुप बनाता है और सऊदी की यहाँ पर मोनोपोली, या फिर कहे कि जो वो डिफ़ॉल्ट लीडर बना हुआ है सऊदी, उसको चैलेंज करने की यहाँ पर बात हो रही थी। लेकिन अगर पाकिस्तान को साथ में लेकर अगर आप सोचते हो कि सऊदी को हटा देंगे, तो वो तो कभी होने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान खुद सऊदी के पैसों पे पलता है। और यहाँ पर यही बात हो रही कि जब ज़रूरत पड़ी तब टर्की अब 50,000 टन वीट मंगवा रहा है। अब देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अलग बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ है इंडिया के साथ ट्रेड रोक के। देखें, इमरान खान के अपने जो एडवाइज़र ऑन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद जो हैं, उन्होंने कहा था कि द नीड ऑफ द आवर इज़ ट्रेड विथ इंडिया। और पाकिस्तान के सबसे कामयाब बिजनेसमैन जो हैं मियां मोहम्मद मनशा, उनका बयान भी मुझे याद है कि कहा था कि ट्रेड विथ इंडिया जो है रिवाइव होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद साइड में मैंने देखी कि टर्की इज़ गोइंग टू इम्पोर्ट 50,000 टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। अब देखें, टर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त ये वो, लेकिन वो वीट तो इंडिया से ले रहे हैं बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इंडिया एक कामयाब इकॉनमी है, दुनिया की कोई कहता है थर्ड, कोई कहता है आगे चल के नंबर 2 इकॉनमी हो जाएगी। पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, और ये सारा नुकसान हमें हमारी बेहुदा हुकूमतों ने। जाते ही और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। मैंने आपको ये कुछ टाइम पहले से बताया था कि भारत की बालादस्ती खित्ते में कबूल करने का
असूली फैसला कर लिया गया है। दिखता है कि अगर पाकिस्तान अपने माजी को दफन करने के लिए तैयार है, हमारे माजी को दफन करने के लिए तैयार है, जैसे जनरल बाजवा ने पिछले मार्च को कहा था, तो इंडिया भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा वो तकरीर जनरल बाजवा की, इट्स टाइम टू बैरी द पास्ट, डू यू रिमेंबर दैट? ये जो स्पीच थी ये भारत को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि टाइम टू बैरी द पास्ट का मीनिंग है कि कश्मीर आप रख लें, इस पर आइंदा कोई बात नहीं होगी। अब इसके जो नताइज हैं वो देखते हैं। मैं आपको खबर सुनाता हूं, ये इंडियन मीडिया की रात की खबर है, आज जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं उसी दौरान ये खबर आई है। अब ये ज़रा सुने कि जब हम तिजारत करते हैं कश्मीर का सौदा करके तो वो कैसे हमें अकड़ निकल गई है। बिलाखिर पाकिस्तान झुक गया है जब इमरान खान गया और शहबाज शरीफ आया है। ये वो डॉक्ट्रिन है जिस पर अमल करने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया है, नून लीग की हुकूमत। इमरान खान का ये सफ़र ओए बाजवा से ओए मोदी तक का सफ़र था, जो उन्होंने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए किया, अपने आप पर पाबंदी ना लगवाने के लिए किया। उन्होंने जो हाथ में ये जूते पॉलिश करने की डबिया पकड़ी है और ब्रश, तो वो इसीलिए पकड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि वो सियासत से बाहर ना हो जाएं और कहीं उनके ऊपर पाबंदियां ना लग जाएं और उनको फिर पता चले कि अब सब कुछ ख़त्म। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कुछ और बातें जो की, उन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ भारत गए तो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए, दोस्ती थी उनसे, ये तो कई बार उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर जाकर वो डर के मारे, खौफ के मारे हुर्रियत रहनुमा से नहीं मिले। अच्छा, इमरान खान खुद हुर्रियत रहनुमा से मिले हैं, भारत गए हैं। फिर कहा कि देखें कश्मीर के ऊपर इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल चुप, फ़लस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, सब बिल्कुल। 30-40 मिनट्स जो उन्होंने आज जलसे की तकरीर की है उसमें उन्होंने 2 बातों पर जोर रखा है, या तो पाकिस्तान की फ़ौज और या फिर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ये 2 बातें उन्होंने की हैं और आज उन्होंने ये बताया है कि मैं तो समझता था कि मैं तुम लोगों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दूंगा, धौंस और धमकी से मैं घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान नीड्स टू फिक्स इट्स प्रायोरिटीज़। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, और प्रायोरिटी नंबर 1 है ट्रेड विथ इंडिया। वाई? वजह यह है कि ट्रेड इंडिया से होती है तो पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी मार्केट मिल के, इंडिया के तो पहले ही हो रहे हैं। आपने देखा नहीं, सारी दुनिया इंडिया को वो क्या कोट कर रही है। वाई? बिकॉज एज इमरान खान व्हेन ही वाज बीइंग आउस्टेड, उनके मुंह से निकल गया कि इंडिया ने कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को गिरवी नहीं डाला किसी और वजह से, और इसके बरक्स पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा पैसा लेने के बाद पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कई दफ़ा कुर्बान किया है। मेरे को तबाह बर्बाद करने की डीलें हो चुकी हैं। जिन नाहलों निकम्मों के हवाले ये मुल्क कर दिया गया है, उनके हालात देखें कि जिस दिन पाकिस्तान में अदम एतमाद तहरीक लाई गई थी, उस दिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे 22 अरब डॉलर। आज ये 16 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। आई थिंक 16 अरब या उससे थोड़े नीचे आ चुके हैं। डॉलर 175 का था, आज 191 का है। स्टॉक मार्केट अगर 45,000 पे थी तो आज 42,000 पे है। हर चीज इन्होंने नीचे गिरा दी है, हंसता बसता मुल्क बर्बाद कर दिया। और मैं आपको मनमोहन सिंह ने कहा था, और मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ ने उसकी विजडम को एक्सेप्ट किया था कि बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन बट बॉर्डर्स कैन बी मेड पोरस और मीनिंगलेस। तो आप उस तरफ आए, उसी में कश्मीर का मामला भी हल होता है। कसूरी प्लान में यह भी क्लियरली था कि देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन। इधर कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं चाहते कि एक थर्ड स्टेट कश्मीर वाली बने, बिकॉज फॉरेन पावर्स यहाँ पे आ जाएंगी, अमेरिकन इंटरफेरेंस हो जाएगी, चाइनीज़ प्रेजेंस और बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान के हक में नहीं है इन द लॉन्ग रन, और इंडिया के हक में भी नहीं है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर नो व्हाट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। सिर्फ जो है ना हमाकतें, वो हमारी पावर एलीट करती है अपनी सियासी पॉपुलिज्म के फलसफे की बुनियाद पे। एनी हाउ, टुडे इज अ डे टू सेलिब्रेट। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, खान साहब की भी मूवमेंट नेशनलिस्ट थी, सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं सिवाय मोदी साहब के।
मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है। और क्या लगता है ऐसा क्या था भारत के अंदर कि वहां पे स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है? मैं देख रहा था अभी आईएमएफ जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो उनकी ग्रोथ रेट है वो 8.2% जो है वो 2023 में है। इतनी बड़ी मुल्क को लेके इतने इकोनॉमिक इतनी ग्रोथ रेट पे चलाना, वो क्या है जो आप समझते हैं कि इंडिया में तो चीजें ऑन ट्रैक हैं लेकिन हमारे पास ऑन ट्रैक नहीं रही? ये चीजें हैं जो इंडिया से पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी के फील्ड में, तो इसमें कंपैरिजन बनता नहीं। बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। उसके मुकाबले में इंडिया में डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए दुनिया वैसे तो अगर आप देखो तो कई सारे पॉइंट है उसमें बटी हुई होती है, लेकिन अगर आप आइडियोलॉजी वाइज देखो ना तो एक होता है कि राइट विंग, एक होता है लेफ्ट विंग। पूरी दुनिया के अंदर खास करके लेफ्ट विंग की सरकारें बहुत चली, लेकिन अगर पिछले एक दशक से देखो तो राइट विंग बहुत बोलबाला हो रहा है। अगर आप यूएस की बात करो तो ट्रम्प भाई साहब आए थे, ठीक है, अब वो चले गए, जो बाइडन के आने, वो फिर जो बाइडन आ गए। अब ऐसा लग रहा है कि फिर से हो सकता है कि ट्रम्प आ जाए। अब बात दरअसल ये है कि ये सारी मूवमेंट आई चली गई, लेकिन इंडिया के अंदर वो मूवमेंट वैसी की वैसी खड़ी है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की बात है। अब देखिए राइट विंग का भी अलग अलग मामला होता है, ठीक है। अगर किसी अब अगर आप देखो तो ईरान के अंदर राइट विंग ऐसा होता है कि भाई वहाँ पर अगर किसी ने अपने रूल्स को नहीं माना तो उसको मार दिया जाता है, उसको राइट विंग कहते हैं। अब इंडिया का राइट विंग और ईरान का राइट विंग हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का राइट विंग ऐसा है कि भाई जो हमारी जो धरोहर थी उसको हम वापस लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, सरेआम उसको फांसी दे देंगे, उसका कत्ल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी हो, राइट विंग में अभी भी जो प्रधानमंत्री मोदी है उनकी जो पॉपुलैरिटी है या फिर कहे कि जो उनकी एक सोच है वो अभी भी बरकरार है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। रोज देखें कि वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की हाइट्स को टच कर रहे हैं। देखें उसमें ना सिर्फ उनके बोरिस जेल्सन आ रहे हैं, जो 2-on-2 यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके गया उनका सारा स्टाफ। यहाँ पे हमारे उनके जयशंकर साहब का सक्सेसफुल दौरा था अमेरिका का, और 2-on-2 उनकी सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो दे आर टचिंग रीजन, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी नेशनलिस्ट्स। उन्होंने, मैंने आपको कई दफा खैर आपके सेगमेंट में मैंने अर्ज की है कि दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी। खान साहब की भी मूवमेंट नेशनलिस्ट थी। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब के। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने, देखे रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-on-2 वो करके गए अपनी समिट सक्सेसफुल, और उस रशिया अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल, दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन रीजन उसमें यह है कि लोग पहले अपनी इकॉनमी ठीक करते हैं, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस ठीक करते हैं, पहले नेशनलिज्म पे तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक किए बगैर आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं। क्या लगता है ऐसा क्या था भारत के अंदर कि वहां पे स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है? मैं देख रहा था अभी आईएमएफ जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो उनकी ग्रोथ रेट है वो 8.2% जो है वो 2023 में है। इतनी बड़ी मुल्क को लेके इतने इकोनॉमिक इतनी ग्रोथ रेट पे चलाना, वो क्या है जो आप समझते हैं कि इंडिया में तो चीजें ऑन ट्रैक हैं लेकिन हमारे पास ऑन ट्रैक नहीं रही? ये चीजें हैं जो इंडिया से पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी के फील्ड में, तो इसमें कंपैरिजन बनता नहीं। बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। उसके मुकाबले में इंडिया में डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूटी रही, कंसिस्टेंटली जो है। जाहिर है क्राइसिस वहां भी आते रहे। इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी नाफज कर दी थी, इस तरह के वहाँ पे इवेंट जो है वो होते रहे। 62 में
जो वार के हवाले से क्राइसिस उनके आ गए थे, चाइना के हवाले से, उसके बाद की सिचुएशन में। लेकिन वहाँ पे किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि पॉलिटिशियंस जो है वो घर चले जाएंगे और वहाँ पे जो है वो फौजी आमरीत मसलत हो सकती है, या उसके बाद किसी ने ये सोचा ही नहीं है कि हम चलाते रहेंगे पॉलिटिशियंस के रूप में, लेकिन असल में दुआएं करते रहेंगे कि जो आपका फौजी जनरल है वो किसके साथ है। तो इस तरह का जो माहौल है वहाँ नहीं है। वहाँ लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमारा एक सिस्टम अव्वल और आखिर जो है वो डेमोक्रेसी है। जो भी सिचुएशन होगी इलेक्शन के जरिए अवाम जो है वो तय करेंगे कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। उसमें किसी की आपको आशीर्वाद या खुशनोदी जो है वो मांग। फ्यूचर क्या है और हम क्यों उस तरह जो है वो डेमोक्रेटिकली ग्रो नहीं कर सके जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क भारत है, जो कि तकरीबन 1.5 अरब की आबादी के साथ 8.2% पे ग्रो करेगा, और हम 25 करोड़ की आबादी के साथ वही 3-4% घिसा पिटा with borrowed growth और with the financial loans from abroad। आप कुछ कॉल लेकर पहुंचे और साथ कहें कि हम इंडिपेंडेंट। देखे ना, एक लोगों को गलत एक तासर देना कि मैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी मेरे लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है? जहां आपकी इस वक्त आपको पता होना चाहिए आपके देखने वालों को कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने के रिजर्व मौजूद है। उसके बाद आप कोई चीज इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। जिस तरह श्रीलंका आज अपने घुटनों के बल है, अगर आपने तवज्जो ना दी, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना की, अपने ज़राअत पे तवज्जो ना दी, तो अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात पैदा हो। लेकिन अभी तक सिर्फ आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट करने के फंड्स मौजूद हैं। हालात आपके वेरी सेंसिटिव। साजिदार साहब, इससे एक नोट पर बहुत ही आपने जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस हर चीज का किया कि ये बात जो कि आपको इकोनॉमी जो है वो पहले ठीक करनी होगी, और आप इतना बड़ा मुल्क, हमसाया मुल्क, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो सब कुछ संभाला हुआ, सब कुछ चल रहा है कि वहाँ भारत के अंदर जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है वो तीसरा चौथा वो आर्मी चीफ भी अपॉइंट कर रहे हैं, वो अपना नया जो CDS है उनको भी अपॉइंट कर रहे हैं बड़े तरीके से। सर, ये किसी से अगर एक कंपैरिजन कर लें आपकी, क्योंकि आप बड़े अच्छे से इंडिया और पाकिस्तान को भी देखते हैं, वो ऐसे क्या मामल है जिसने इंडिया में डेमोक्रेसी जो है उसको वो जिसे आप कह लें कि वो डीप रूटेड में चली गई? क्या इंडिया और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क जो आया है हुस्न डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उसकी वजह जो है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉज हैं। मार्शल लॉज की वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको इंटरप्ट किया गया और डिसकंटिन्यू किया गया। और जहाँ पे आपकी जो टोटल एज है उसमें से निसफ से ज़ायद अरसे तक आप ये दर्स देते रहें मुल्क के अंदर कि जनाब ये पॉलिटिशियन जो हैं ये बेकार लोग हैं, ये बददियानत लोग हैं, इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है, और जो है वो इस मुल्क को इसी तरीके से चलाया जा रहा है जिस तरह हम चला रहे हैं, तो फिर जाहिर है उसका फॉल आउट तो डेफिनेटली ये होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये नौबत क्यों आई कि वहाँ पे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं वो इतने आराम से आके बैठते रहे और 10-10 साल तक पूरी स्टेबल किस्म की हुकूमतें चलाते रहे, जबकि सिविलियन आते ही 6 महीने बाद डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और मामला ख़राब हो जाते हैं। तो उसके जो वजह वजूहत हैं उनको देखने की ज़रूरत है, जिसको अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो पहली बात यह है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का मजबूत होने का जो आपने बात की, ये सबसे बड़ी बात। इस वक्त 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक OIC समिट जो है वो कर रहा है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके, 10 से ज्यादा लोग। ये धमाका ऐਵੇਂ नहीं हुआ, इसके पीछे रेलेवेंस है। हमने शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। और जिस दिन उनका तालिबान का जहाज भारत में उतरा है, वहां से उनको भारत से उम्मीद हुई है कि भारत उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस दिन तोल न्यूज पर तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल आके कहता है कि ISI मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया, ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है। और हमें क्या अफगान तालिबान इसमें फेल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अफगान तालिबान इसमें किसी न किसी चीज में मुलव्वस हैं कि नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए। और किस हद तक देखें, ये TTP और अफगान तालिबान दे रिमेन ब्रदर्स।
नमस्कार दोस्तों, अब कराची हो चाहे या फिर कोई पेशावर हो, चाहे कोई और कंट्री, चाहे वो कोई और सिटी हो पाकिस्तान का, अब वहाँ पर बम धमाके होना बहुत ही आम बात हो गई है। पहले 1-2 महीने में, 3 महीने में हुआ करता था, उसके बाद 1 महीने में रेगुलर हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, फिर 1 हफ्ते में, फिर अब तो रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि पाकिस्तान के और मस्जिदों में भी बम धमाके होते हैं पाकिस्तान में। ज़रा सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है, शिया सुन्नी वाली सिचुएशन चलती रहती है, और ये सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के तालिबान डेफिनेटली है, क्योंकि वो जो है वो डायरेक्टली कुछ नहीं करते, टीटीपी को यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई आपको ये करना है। उसके अलावा टीएलपी है, लब्बैक वाली पार्टी, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। और ज़रा सोचिए कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान उस हिसाब से पैसे हैं नहीं उसके पास, उस हिसाब से उसके पास वो फंडिंग है नहीं कि इन सारों के साथ वो लड़ सके। तो जब कुछ बड़ा होगा ना, ये सारे यहाँ पर लूटने आ जाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक ओआईसी समिट जो है वो कर रहा है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 10 से ज्यादा लोग। ये धमाका ऐਵੇਂ नहीं हुआ, इसके पीछे रेलिवेंस है। हमने शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। अब ये है कि हर आए रोज कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो हमें देखनी पड़ रही हैं। हर आए रोज है कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया, ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है ताकि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बाहर ना जा सके। और हमें क्या अफगान तालिबान इसमें फेल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अफगान तालिबान इसमें किसी न किसी चीज में मुलव्वस हैं कि नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए। और किस हद तक देखें, ये टीटीपी और अफगान तालिबान दे रिमेन ब्रदर्स। और अभी मीडिया क्या दिखा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? मीडिया ओआईसी नहीं दिखा रहा, मीडिया अफगानिस्तान नहीं दिखा रहा, मीडिया दिखा रहा है धमाके। मीडिया दिखा रहा है कि इस वक्त देखें कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल नर्व सेंटर है उसको टारगेट किया गया। अब कराची में जब धमाका होता है तो दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस। और जिस दिन उनका तालिबान का जहाज भारत में उतरा है, वहां से उनको भारत से उम्मीद हुई है कि भारत उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस दिन तोल न्यूज पर तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल आके कहता है कि आईएसआई मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। भारत ने पहले तस्लीम करना है तालिबान की हुकूमत को। हम चूंकि फाइनेंशियली फंसे हुए हैं और डबल गेम का हम पे इल्ज़ाम है, हम करेंगे तो मारे जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, भारत कर जाएगा और उसके बाद फ़ायदा भारत उठाएगा। तालिबान इस बात को नहीं भूलेंगे कि पहले भारत ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने बाद में किया। ये दिन देखें उनका, अभी दिल्ली जाके तैयारा उतरा है जिस दिन, उसी दिन उनका ऑफिशियल का उन्होंने कहा ऐसा ही तुम्हारे दुश्मन है। ये है आपकी इन्वेस्टमेंट और ये है उसके नताइज। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक हैं, और जब अफगानिस्तान का मार्का वो जीत चुके हैं तो अगले मंजिल पाकिस्तान है। ये तो ऑब्वियस होना ही था। अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे वो कब्जा करें। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो एक काफिर हुकूमत है और काफिर, उसके खिलाफ जहाद जायज़ है। तहरीक तालिबान क्या कर रही है? जहाद ही कर रही है ना। गोरिल्ला वॉर है ये। तो अब गोरिल्ला वॉर जिन्होंने अफगानिस्तान में दुनिया की बेहतरीन फौज को भगा दिया, ये ठीक है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के सॉइल पे और हमारे भी जिन इलाकों को हम अपना कहते हैं वहां पे गोरिल्ला वॉर अगर खड़ी हो गई तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है। और अब इस शर्मिंदगी के साथ जो भारतीय दुनिया भर में पाकिस्तानियों को मिल मिलकर कहेंगे कि हाँ सुनाओ सुनाओ, बड़ा तुमने अफगानिस्तान से हमें निकाला था, बड़ा तुम्हारी तालिबान की विनिंग हुई थी, बड़ा तुमने बैक किया था अफगानिस्तान में, अब सुनाओ क्या जवाब देंगे इस बात का? वो जो ताकतें ये बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है, वो ये साबित करना चाहती हैं कि हाँ जी, जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट होगा, जब भी पाकिस्तान स्टेबल होगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज एक एनवायरनमेंट आएगा, जब भी पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट करेगा, तो हम इस तरह के धमाके करके ये बताएंगे कि नहीं पाकिस्तान में ना है, अभी पाकिस्तान इस काबिल नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान की इतनी पोजीशन नहीं है, अभी पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो चीज है ये हमें एक तकलीफ देती है। इन द प्रेजेंस ये हम सारी एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? ओआईसी की जो एक्सरसाइज है,
इन द प्रेजेंस ऑफ ओआईसी लीडर्स, हम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के लिए हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम इसको समझते हैं कि अगर वहां पे मामला ठीक ना हुए तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोशल सिक्योरिटी पे होगा। यहाँ पे माइग्रेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे रिफ्यूजीज होंगे, वो हमारे मुआशरे को मजीद तबाह करेंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होगी। हम तो अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए। ये 50 साल पहले, 45 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जंग शुरू की, जो अमेरिका के इत्तेहादी और सऊदी अरब के और साथ में मुजाहिदीन तैयार किए, वो हमारी जान नहीं छोड़ रहे। हम पाकिस्तान ने इतना खून दे दिया इनके लिए, आज भी हमारी जान नहीं छूट रही। और देखें, थोड़े दिन पहले टीटीपी ने अनाउंस किया था, थोड़े दिन पहले, कि हम सीज फायर को खत्म कर रहे हैं। और तहरीके तालिबान ने ये बात की